नमस्कार दोस्तों, ब्यूगल लाइफ में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट अनुराग कस्तवाल। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस के बारे में बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि हमने पास्ट में क्या क्या प्रेडिक्शन किए हैं और आगे आने वाले समय के लिए भी हम आपको प्रेडिक्शन बताएंगे। ये जनरल प्रेडिक्शन है, पूरी दुनिया के लिए है, देश के लिए है, भारतवर्ष के लिए है, भारतीय लोगों के लिए है और इन प्रेडिक्शंस का जो बेस है वो एस्ट्रोलॉजी है। और दोस्तों, मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं कि हमारी एस्ट्रोलॉजी दूसरों की एस्ट्रोलॉजी से थोड़ी सी डिफरेंट इस तरह से है कि ये पूरी प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी है। हालांकि किताबें हमने पढ़ी हैं, बहुत किताबें पढ़ी हैं, बहुत पढ़ा है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, हमारे पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जिस पॉइंट को हाईलाइट करना चाहूंगा एस्ट्रोलॉजी में इधर, वो ये है कि हमारी प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी है। हमको एस्ट्रोलॉजी में लगभग 2 डेकेड का एक्सपीरियंस है, जिसमें से 1 डेकेड हमने सिर्फ और सिर्फ कुंडलियां देखी, आसपास के लोगों की देखी, दोस्तों की देखी, मित्रों की देखी, और इसके अलावा हमने बहुत सारे सेलिब्रिटीज की, चाहे वो फिल्म स्टार्स हों, एक्टर्स हों, एक्ट्रेसेस हों, इंडस्ट्रियलिस्ट हों, बिजनेसमैन हों, पॉलिटिशियंस हों, ग्लोबल पॉलिटिशियंस हों, सबकी कुंडलियां हम लोगों ने देखी और देखने के बाद उनके बारे में प्रिडिक्ट किया। जब उनके बारे में प्रिडिक्ट किया तो नेक्स्ट बहुत सारे समय तक हमने अपनी प्रेडिक्शंस को एनालाइज किया, मॉनिटर किया, फॉलो अप किया, और ऐसा करते करते हमें पता पड़ा कि हमारी बहुत सारी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस सही निकली, लगभग 90% के ऊपर सही निकली। और जहां पे हमें कई डाउट्स थे एक एस्ट्रो अलाइनमेंट ग्रहों का जो होता है उसको लेकर, उनके बारे में बहुत सारी क्लैरिटी मिली। सो होते होते ऐसा हुआ दोस्तों कि बहुत सारा एस्ट्रोलॉजिकल होल्ड हमारे पास आ गया। एक और बात कहना चाहता हूं दोस्तों कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी विधा है जो कि आर्ट भी है और साइंस भी है। साइंस इस तरह से है कि पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एस्ट्रोलॉजी में जाती हैं। ग्रहों की प्लेसमेंट, उनकी पोजीशन, उनकी डिग्री, उनकी दृष्टि, उनकी दशाएं, अंतर दशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, अष्टवर्ग के पॉइंट्स, तालिकाएं, नवांश कुंडली और भी बहुत सारे उसके एस्पेक्ट्स हैं जो प्योर कैलकुलेशन बेस्ड हैं। लेकिन इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी में इंट्यूटिव आर्ट बहुत ज्यादा जाती है, और अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आपको जो डाउनलोड्स आते हैं, एक बार आप बैठते हैं चार्ट सामने रखकर, तो कुछ तो आपको मैथमेटिकल चीजें हैं जो दिखती हैं, और कुछ ऐसी चीजें समझ में आती है जो डिवाइन होती हैं, जो अलग से ही होती हैं। और इसी कारण एस्ट्रोलॉजी को सनातन में एक शास्त्र का दर्जा मिला हुआ है, एक सिद्धि योग का दर्जा मिला हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास कोई सिद्धियां हैं, लेकिन इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंटायर साइंस एंड इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंट्यूटिव art and your spiritual powers, which can give you the kind of understanding of various events that are going to happen. That means कि आपकी जो intuitive power है वो आपको उन events को भी पता लगाने में मदद करती है जो events फ्यूचर में आने वाले हैं। Of course कुंडली जो होती है वो एक सबसे स्ट्रॉन्ग माध्यम होती है, जब हम उसको सामने रखते हैं तभी ये सब कुछ होता है। दोस्तों, इस तरह से अगर हमने जब लोगों के इवेंट्स मॉनिटर किए तो हमें पता पड़ा, हम एक अपने कंक्लूजन पर पहुंचे कि ग्रहों का अलाइनमेंट जब इस तरह से होता है, एक पर्टिकुलर दशा में वो ऐसे बिहेव करते हैं, तो आने वाली दशा में क्या बिहेव करते हैं, ये पूरा एनालिटिकल काम था जो हम लोगों ने साल दर साल किया और इस मुकाम पर पहुंचे कि जहां पर हम आज कुछ चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पहले हम आपको ये बताएंगे कि हमने पुरानी प्रेडिक्शंस क्या की थी जो सही निकली, और उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि आने वाले समय के लिए हमारी प्रेडिक्शंस क्या है। दोस्तों, 2014 के पहले के आसपास के टाइम से जब हमने ये सब कुछ प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी शुरू करी थी, तब हमने भविष्यवाणियां की थी। उसमें बीजेपी की विन, मोदी जी का प्राइम मिनिस्टर बनना, ये तो हो गया हमारा लोकसभा के इलेक्शन के बारे में। उसके अलावा विधानसभा में जहां जहां उस समय इलेक्शन हो रहे थे, जैसे यूपी का इलेक्शन हुआ तो वहां योगी का चुना जाना, या जैसे वेस्ट बंगाल का इलेक्शन हुआ तो वहां हमें समझ में आ रहा था कि ममता दीदी अभी रहेंगी। ऐसे ही महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स या बिहार की पॉलिटिक्स, आप कहीं से भी उठा के देख लें तो हमारी प्रेडिक्शंस लगभग सही आई हुई है। तो दोस्तों, इसके अलावा हमने क्या प्रेडिक्शन किया था जो सही आया? इसके अलावा का प्रेडिक्शन था कोविड टाइम के आसपास का टाइम था, जब हमें बहुत स्ट्रांगली ये लगता था कि सारी दुनिया में कोई ऐसा महा इवेंट होने वाला है जो हर एक इंसान को प्रभावित करेगा, उससे बचा कोई नहीं रहेगा। मैं खुद भी सोचता था कि ऐसा कौन सा इवेंट हो सकता है। संभवतः लोग उस समय वर्ल्ड वार 3 की बात करते थे कि वर्ल्ड वार 3 पॉसिबल है, वर्ल्ड वार 3 हो सकता है आने वाले समय में। आज भी लोग बात करते हैं, लेकिन मुझे वो क्लैरिटी नहीं थी कि वर्ल्ड वार 3 होगा या कुछ और होगा। फिर कोविड आया, लगभग नवंबर दिसंबर 2019 में चाइना में ये स्प्रेड होना चालू हुआ, और 22 मार्च 2020 को भारत में पहला दिन ऐसा था जब मोदी जी के कॉल पे पूरा देश बंद रखा गया
और सबने एक लॉकडाउन का फॉलो किया। उसके बाद लगभग 2.5 से 3 साल कोविड का प्रकोप रहा और हम सबने देखा कि किसी न किसी रूप में लगभग हर एक बंदा, हर एक व्यक्ति, नॉट ओनली इन इंडिया बट वर्ल्ड वाइड, किसी न किसी तरीके से कोविड से अफेक्टेड रहा, खुद रहा हो, चाहे उसके रिश्तेदार रहे हों। कई लोगों को तो कोविड आके चला गया, ठीक भी हो गया, उनको पता भी नहीं पड़ पाया, लेकिन ऐसा हुआ। सो दोस्तों, दूसरी ये भविष्यवाणी थी जो लगभग सटीक आई। हालांकि उसके प्रकार के बारे में कि वो कैसा हो सकता था वो हम नहीं उस समय प्रेडिक्ट कर पाए थे कि कोई बीमारी होगी या क्या होगा, लेकिन ये प्रेडिक्ट किया था कि सब लोग अफेक्ट होंगे उस चीज़ से। तो दोस्तों, इसके बाद जो तीसरी हमने भविष्यवाणी की थी लगभग 2014 के आसपास की बात है, जहां हमने बताया था कि कारपेट के अंदर की सारी डस्ट, धूल बाहर आएगी। ऐसी सारी इंफॉर्मेशन जो छुपी हुई थी, जो पता ही नहीं था लोगों को, विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया, तब हमने देखा कि हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता पड़ी, आज तक पता पड़ती ही जा रही हैं, जो हमें कभी पता नहीं थी। इवन मैं भी स्वीकार करता हूँ उस चीज़ को कि इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी, मेरे समकक्षों को भी नहीं पता थी। आज हम उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। आज हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता पड़ा, हमें कश्मीर के बारे में पता पड़ा, हमें केरला के बारे में पता पड़ा, हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता पड़ा, हमें एक डीप स्टेट की पावर के बारे में पता पड़ा, चाहे वो ग्लोबल हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो किसी भी देश की हो। और हमें वो सब कानूनों के बारे में पता चला जिन्होंने भारत की मेजॉरिटी पॉपुलेशन के साथ लगभग इनजस्टिस किया था। ऐसे करके हम लगातार रोज सुन ही रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ऐसे ऐसे कानून सामने निकल कर आ रहे हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता था। क्या हमें वक्फ के बारे में पता था? वक्फ कानून के बारे में पता था? क्या हमें आर्टिकल 30 के बारे में पता था? क्या हमें बहुत सारी कश्मीर की स्टोरीज के बारे में पता था? क्या हमें बहुत सारी केरला स्टोरीज के बारे में पता था? बहुत सारी चीजों के बारे में हमें पता नहीं था। ये सब चीजें बाहर आई और लगातार आती चली जा रही है। तो तीसरी हमारी जो प्रेडिक्शन लगभग सही हुई वो यही हुई कि आज की डेट में लोग हैरान परेशान हैं कि इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड लेके करेंगे क्या। इतना कुछ किया है भारतवर्ष के साथ, इतना कुछ हुआ हमारे देश में और हमें पता भी नहीं था कि ये सब कुछ चल रहा था। तो दोस्तों, ये 3 भविष्यवाणियां हमारी पास्ट के बारे में थी जो हमने की थी और जो लगभग एकदम सही साबित हुई। आने वाले समय के बारे में दोस्तों हमारी भविष्यवाणी ये है, या हमें जो लगता है कि ऐसा होगा। हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे कि सूर्य कहाँ बैठे हैं, मंगल कहाँ बैठे हैं, चंद्र कहाँ बैठे हैं, लेकिन हम ये जरूर आपको बताएंगे कि ओवरऑल प्रेडिक्शन क्या समझ में आती है। तो दोस्तों, आने वाले समय में एक बहुत बड़ी बदलाव की तरफ संकेत आ रहा है, जो हमारा थंबनेल भी है कि पास्ट प्रेडिक्शंस एंड ग्लोबल ऑर्डर, एडवेंट ऑफ अ न्यू ग्लोबल ऑर्डर। दोस्तों, आने वाला समय एकीकरण का होगा। सब देश आपस में अलाइन करेंगे। संसार के जितने भी देशों के बीच में दुश्मनियां हैं वो भी खत्म होंगी, लेकिन उसके पहले बहुत कुछ होगा। दोस्तों, ये साल 2025 मंगल का साल है और इस साल में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत सारे देशों में टर्माइल होंगे, छोटे छोटे टर्माइल होंगे। मुझे ये तो नहीं लगता है कि पूरा फुल फ्लेजेड वर्ल्ड वॉर 3 होगा, लेकिन हाँ, ये जरूर होगा कि बहुत हलचलें बढ़ेंगी। छोटे छोटे देशों के बीच में आपस में सैन्य संघर्ष भी होंगे, जैसे आपने देखा कि अजरबैजान आर्मेनिया के बीच में हुआ, जैसे आपने देखा कि इजराइल और हमास के बीच में हुआ, जैसे आपने देखा कि रशिया और यूक्रेन के बीच में हुआ, और अभी रिसेंटली बिल्कुल करंट एपिसोड में हमने देखा कि पहलगाम में फिर एक नृशंस बार्बरिक अत्याचार हुआ, हिंसा हुई, नरसंहार हुआ। और हम देखेंगे कि वैसा ही कुछ उलटफेर भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बीच में भी होगा। हमने देखा कि बांग्लादेश में किस तरह से अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए गए, तो वैसा ही कुछ बांग्लादेश के साथ भी होगा, बड़ा होगा। इस नए समय में ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज भी बदलेंगी, देशों की बाउंड्रीज बदलेंगी, देशों के टुकड़े भी होंगे। अगर मैं आपको क्रिस्टल क्लियर बोलूं तो पाकिस्तान एक नहीं रह पाएगा। कितना हिस्सा भारत में आएगा, कितना हिस्सा स्वतंत्र हो जाएगा, लेकिन कम से कम पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे। ये मुझे अभी से समझ में आता है हमारी प्रेडिक्शन के हिसाब से। इस पूरे घटनाक्रम में चाइना एक और कंट्री होगा जिस कंट्री के
बहुत हिस्से हो सकते हैं, कम से कम 3, अधिक से अधिक 5। भारत के बारे में अगर हम बात करें तो इन सारी चीजों को लेकर भारत एक विश्व गुरु की भूमिका निभाएगा। अखंड भारत का एक जो सपना हुआ करता था, वो सपना डिफरेंट तरीके से पूरा होगा। भारत चाहेगा तो बहुत बड़े भूभाग को अपने अंदर समाहित कर सकता है। आज भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान वाले तैयार ही बैठे हुए हैं। वहां से आवाजें उठती कि भारत हमें मिला ही क्यों नहीं लेता अपने अंदर। लेकिन आप खुद सोचिए कि जिनके पास फाइनेंशियली वीक हैं, जिनकी आइडियोलॉजिकल विचारधाराएं डिफरेंट हैं, उन सब लोगों को एक साथ 25 करोड़ लोगों को भारत में लेने का क्या तुक है। नए अरेंजमेंट्स बनेंगे, नए सिस्टम बनेंगे, कुछ हिस्सा आएगा, बाकी हिस्सा इंडिपेंडेंट रहेगा, लेकिन एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं डोमिनियन स्टेट। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज, बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज के संरक्षण में उनकी डोमिनियन स्टेट्स बन जाएंगी। भारत का प्रमुख योगदान क्या रहेगा? भारत वैश्विक स्तर पर इन सारे परिवर्तनों का नेतृत्व करेगा। बड़ी बड़े देश जैसे अमेरिका, रूस, ये सब साथ खड़े होंगे, इजराइल साथ खड़े होंगे, चाइना भी शुरू में विरोध करेगा, फिर साथ में आ जाएगा। एक स्थिति ऐसी भी आएगी जब भारत के विरोध में 3-4 देश इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन अंत तो गत्वा भारत ही विजयी होएगा और भारत ही इस सारे बदलाव का नेतृत्व करेगा। दोस्तों, दूसरी तरह से भी अगर हम देखें तो आज हम देखें दुनिया में सारी कंट्रीज में जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है, जहाँ जहाँ ह्यूमन राइट्स है, जहाँ जहाँ अच्छे से व्यवस्थाएं काम करती हैं, वहाँ वहाँ लीगल सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम, बिजनेस सिस्टम, फाइनेंस सिस्टम लगभग सेम ही है। अगर संवैधानिक प्रक्रियाएं और मान्यताएं बदल जाएं, मान्यताओं से मेरा मतलब धार्मिक मान्यताओं से नहीं है, मान्यताओं से मेरा मतलब है कि अगर हम पूरे ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें तो पहले हम देखेंगे कि हमारा परिवार एक हो, फिर हम देखेंगे हमारा समाज एक हो, फिर हम देखेंगे हमारा राष्ट्र एक हो, फिर हम देखेंगे कि संसार और विश्व के सारे राष्ट्र एक हो जाएं। क्योंकि डेवलपमेंट और विकास की जिस रास्ते पर हम चल पड़े हैं, उस रास्ते पे वसुधैव कुटुंबकम के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। आप देख रहे हैं, हम रिसर्च में जा रहे हैं बहुत तेजी से, स्पेस में जा रहे हैं बहुत तेजी से। स्पेस में लोगों ने प्रेडिक्ट किया कि मंगल ग्रह पे जीवन है। ऐसे हमारे आने वाले समय में पता पड़ेगा हमें कि अदर प्लैनेट्स पे भी लाइफ है, और जो लाइफ हमारे कभी ना कभी संपर्क में आएगी, उस समय हमें एक पृथ्वीवासी होकर सोचना पड़ेगा, ना कि एक भारतीय, एक पाकिस्तानी, या एक बांग्लादेशी, या एक अमेरिकन, या एक रशियन। उस तरह से हम नहीं सोच पाएंगे। एक बात और दोस्तों, हमने देखा कि साइंस ने कितनी, टेक्नोलॉजी ने कितनी एडवांसमेंट करी है। अभी अगर आप देखें तो स्पेस रिसर्च के ऊपर इतना काम हो गया, इतना काम हो गया है कि हम स्पेस शटल और स्पेस ट्रैवल तक की प्लानिंग करने लग गए हैं, और उनके लिए बुकिंग भी चालू हो गई है। इसके बाद अगर आप देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने और रोबोटिक्स ने एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी है। ये नए एरिया हैं जहां डरने वाले लोग तो यही बोलेंगे कि लोगों के जॉब्स जाएंगे। कंटेंट क्रिएशन में चैट जीपीटी वगैरह आ गया तो लोगों ने कहा कि कंटेंट राइटर्स की नौकरियां जाएंगी, लेकिन लगभग यही बात मैं कोरिलेट कर सकता हूँ। 80s 90s की बात है, जब कंप्यूटर्स आए थे तब सारी दुनिया में ये हल्ला हो गया था कि कंप्यूटर्स आदमियों का काम करेंगे, आदमी बेकार हो जाएंगे। हम सिर्फ भारत की बात कर ले तो उस समय भारत की पॉपुलेशन कितनी रही होगी? कोई 100 करोड़ के आसपास रही होगी, 110 करोड़ के आसपास रही होगी। आज हम 140 करोड़ हैं। हमने जॉब और क्रिएट होते तो देखे कंप्यूटर के आने के बाद, जॉब जाते कंप्यूटर फील्ड के कारण नहीं देखे। सिमिलरली दोस्तों, जब हम बहुत एडवांस हो जाएंगे टेक्नोलॉजी में तो नए नए तरीके के जॉब्स भी क्रिएट होंगे। हम इस मोटिवेशन पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि चेंजिंग सिनेरियो में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ हमें अपने अंदर क्या चेंज करने पड़ेंगे और हमें कौन कौन सी नई चीजें सीखनी पड़ेंगी टू सस्टेन इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। दैट एसेंशियली मीन्स कि जब हम बात करते हैं कि ब्यूगल लाइफ में हमारा मोटो है ग्रोथ, लर्निंग एंड एम्पावरमेंट। लर्निंग इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट। हमें लर्न करते रहना पड़ेगा नई टेक्नोलॉजीज, नई चीजें, और हमें उन सब चीजों की हेल्प लेनी पड़ेगी, उन सब टूल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी जो अभी हमारे लिए अवेलेबल हैं। दोस्तों, जो मैं देख पाता हूँ या जो मैं समझ पाता हूँ, जिस चीज को मैं प्रेडिक्ट करता हूँ वो ये है कि 2030 के पहले पहले तक इस एक ग्लोबल ऑर्डर का बहुत सारा काम, लगभग 70 से 80% काम हो चुका होगा। ये सब कुछ भारत के कुशल नेतृत्व में होगा और भारत का पूरी दुनिया में एज ए विश्व गुरु सम्मान भी होगा, और बहुत सारे ऐसे नए अलायंस जो बनेंगे उनके हेडक्वार्टर्स
भारत में ही स्थापित होंगे। तो दोस्तों ये हो गया हमारा एस्ट्रोलॉजी का, जो हम समझ पा रहे हैं कि आगे क्या क्या हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी पर हम आपको बहुत सारे वीडियोस डालेंगे दोस्तों, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। इंडिविजुअली अगर किसी को अपने एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन में इंटरेस्ट है तो वो हमसे डिस्क्रिप्शन में देखकर कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा कीन या इंटरेस्टेड नहीं होता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी पे एक एक साइन पे वीडियो डालो, क्योंकि हर कुंडली अपने आप में डिफरेंट होती है। वो एक एकेडमिक पर्पस और एक जनरल इंटरेस्ट की चीज़ हो जाती है, बन जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ नवीन चीज़ें सोच के इस तरह के वीडियो डालूं जिनसे आपको डायरेक्टली कोई फ़ायदा हो पाए, या एक ही राशि के लिए जब कोई कॉमन इवेंट सामने आएंगे तब मैं वैसे कुछ वीडियोस डालूंगा एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ये वीडियो पसंद आया, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें पता पड़े आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस तरह के वीडियोस और चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी के। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।